हेलो गाइस, वी आर बैक। वी आर द ट्रू लायर्स एंड बहुत बीते दिनों से बात चल रही थी बजट पे, न्यू आईटी बिल पे क्या चेंजेस है क्या नहीं है। सो फिर से हम वही चेहरे, मैं हार्दिक, मेरे साथ त्रिपुरेश, मेरे साथ यश। और हम लोग आज बात करने वाले हैं बिल पे। कोशिश करेंगे जैसे एक क्या पांचवी पास से तेज की तरह हम आपको समझा पाए कि बिल कितना इजीली हम आपको समझा पाए, इस बिल में क्या क्या नए नए अमेंडमेंट्स हैं, क्या टैक्स स्लैब से काम होता है, फिस्कल बजट एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स जो जो हम आपको बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। एंड होपफुली हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो एजुकेशनल लगे एंड यू ऑल्सो एंजॉय विद अस। सो आई विल बी नाउ पोजिंग माई क्वेश्चन टू त्रिपुरेश एंड यश कि भाई लोगों, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम लोग बजट्स में जो टर्म यूज करते हैं, बेसिकली पहले ये बताओ, ये जो टैक्स स्लैब, फिस्कल बजट, ये जो मेजर मेजर टर्म्स यूज होती हैं वो क्या है। यश कुछ क्या हो इस बारे में बताओ, कुछ हाँ बताओ। तो बेसिकली टैक्स स्लैब मतलब एक डिवीजन है। इनकम को हम्म। अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जिस कैटेगरी में आते हैं हमारी इनकम जो मतलब डिवीजन में आती है, तो उस हिसाब से हमें टैक्स पे करना होता है। तो इस चीज को टैक्स स्लैब बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिक त्रिपुरेश, फिस्कल बेसिकली बजट। इसमें क्या होता है कि हम्म। जो वर्किंग एम्प्लॉय होता है, सैलरीड एम्प्लॉय हम्म। होता है, तो टैक्स स्लैब हम्म। इनकम टैक्स रेगुलेशन के तहत ये है कि पहले क्या होता था कि 7.5 लाख का लिमिट था। वो हम्म। स्लैब था। स्लैब इन द सेंस एक कैप लगाते हैं कि 7.5 लाख से ऊपर एनुअली जिसकी कमाई है वो इनकम टैक्स भरेगा। हम्म। इस पे बहुत ही जनता का अप्रोर रहता था। जब हम्म। से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रही हैं तब से ही हम्म। उन्होंने एक चीज़ अब उसमें जो अच्छी करी है इस नए बजट सत्र में, वो ये है कि उन्होंने उस चीज़ को, उस स्लैब को बार रेस करा है और उसको 12 लाख पे कर दिया है। ठीक है। तो अब जो एम्प्लॉय, जो भी काम करने वाला 12 लाख से अंदर हम्म। कमाता है, हम्म। तो उसको इनकम टैक्स नहीं देना है। अच्छा। प्रोफेशनल टैक्स, टीडीएस, वो सब अलग चीज़ें हैं, बट ठीक एक है। जो बेसिक पे जो उसका इनकम टैक्स होता है वो उसको हम्म। नहीं देना है। ठीक है। अब अगर इसमें त्रिपुरेश, जैसे तूने भाई बताया कि उसको कोई बजट पे, उसको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। अभी राघव चड्ढा का एक बहुत ही मतलब सीरियस एक्यूजेशन ही कहेंगे, राज्यसभा में आया था कि अगर आप 12 इसमें मतलब छोटी सी जो छूट दी जाती है जिसको हम लोग मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं, इस मार्जिनल रिलीफ का क्या रोल होता है। मार्जिनल रिलीफ का ये रोल होता है कि जो इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं उनको हम्म। एक काइंड ऑफ रिलीफ ये दिया जाता है कि क्या उससे बेसिकली थोड़ा उनका टैक्स का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। यश। हाँ, तो इसमें ना दो चीजें हैं। पहले तो ये 12.5 लाख का जो हम्म। दिया गया है जीरो टैक्स, वो रिबेट हम्म। मिलेगा रिटर्न फाइल फाइल करने में। अच्छा। तो इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि 12.5 लाख तक जीरो टैक्स। बाकी बेसिकली स्लैब देखा जाए तो ठीक जीरो है। से 4 लाख की इनकम तक ही जीरो टैक्स है, उसके बाद कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो राघव चड्ढा ने ये भी डिबेट किया था पार्लियामेंट में, जो भी हुआ था। हम्म। पर हाँ, ये ट्रू है कि कोई ना कोई तरीके से डिडक्शन मिल जाता है, तो रिबेट के तौर पे पूरे पैसे मिल जाते हैं, तो इन द एंड टैक्स जीरो होता है। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन यश यार, ये रिबेट क्या होता है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मुझे देखो, नहीं समझ में देख आते ये हर देख, टर्म्स। रिबेट ये चीज़ होती है कि मान ले हाँ। तू एक एक्स अमाउंट कमा रहा है एनुअली। हम्म। अब ठीक है। मान ले जैसे यश ने अभी बोला कि 0 to 4 lakhs, ज़ीरो इनकम टैक्स। ठीक है। उसके ऊपर कैप लगता है, 10% देना है, 20% देना है, 30% देना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो हम्म। एक लिमिट सेट होती है, हर बजट में लिमिट सेट होती है। ठीक है। अब रिबेट का मतलब क्या है कि आप अगर कॉरपोरेट एम्प्लॉय हो, कॉरपोरेट एम्प्लॉय का एग्जांपल लेता हूँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर का, समझने में इजी इजी होगा। हम्म। तो क्या है कि अब मान लो किसी का पैकेज है 6 लाख का साल का। ठीक है। तो अब वो करीब करीब 50,000 इन हैंड उसकी मान के चलो, डिवाइड बाय 12। उससे ऊपर नीचे दो ठीक है। तीन हज़ार होती है ऑफ कोर्स। उसमें एक चीज़ हम्म। कटती है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
ठीक है। वो ऑलरेडी टैक्स उसकी जो इन हैंड सैलरी आती है महीने की, वो टैक्स उसमें से ऑलरेडी कट के आता है। ठीक तो है। जो 50,000 की मोटी मोटी सैलरी है उसमें से करीब करीब 45-43 हज़ार उसको हाथ में आता है हर महीने। ठीक है। वो साल भर का जितना भी टैक्स डीडीएस में कटा, अब वो आदमी क्या करता है, लास्ट में साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में अपना एक इनकम टैक्स का वो भरता है, फाइल करता है। उसमें वो सरकार का जो बजट है उसमें अलाउंसेस मिलते हैं उसको। जैसे अगर कहीं पे म्यूचुअल फंड खरीदा है या कुछ खरीदा है तो वो उसको दिखा सकता है। हाउस रेंट अलाउंस होता है, वो सब दिखा करके ही कैन क्लेम सम अमाउंट ऑफ दैट मनी दैट वाज डिडक्टेड एज टैक्स। ओके। उसको बोलते हैं रिबेट आना। तो अच्छा। आप जब इनकम टैक्स फाइल करते हो, योर सोल पर्पसेस कि आपने जो साल भर में ऑलरेडी टैक्स दे दिया अपनी सैलरी में से हर महीने कटवा कटवा के, उसमें से पार्ट आपको वापस मिल जाए। ओके। इसमें भी दो चीजें हैं। यस। हाँ। जैसे पुराना स्लैब भी चल रहा है, अभी नया स्लैब भी चल रहा है इनकम टैक्स रिटर्न भरने का। हाँ। तो लोन और कुछ चीजों में पुराने इनकम टैक्स के स्लैब्स में ज्यादा बेनिफिट होता है। तो नॉर्मली जिस तरीके का मतलब फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या सैलरी है, वो सब के हिसाब से सीए सजेस्ट करता है कि कौन सा स्लैब यूज करना चाहिए जो ज्यादा बेटर पड़ेगा, मतलब ज्यादा पैसे बचेंगे हमारे। तो ये दो चीजें हैं। जैसे पुराने टैक्स के स्लैब्स में कैटेगरी वाइज रिबेट मिलता था, जो नए स्लैब्स में बहुत सारी ठीक है। चीजों को मर्ज करके एक कर दिया और कुछ चीजों को हटाया गया है लोन्स में, और वो कैटेगरी में भी चेंजेस आया है। तो ये सब चीजों के लिए दोनों को देख के करना पड़ता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यश, मेरा यार एक क्वेश्चन, ये मतलब स्पेसिफिकली तुमसे पहले ये रहेगा हाँ कि जो अभी स्लैब्स की बात हो रही है, त्रिपुरेश यू आल्सो जस्ट हेल्प मी आउट इन दिस, पहले यश के बाद, कि जो हम स्लैब्स की बात कर रहे हैं, दी स्लैब्स, डू दे कम बिफोर 12 लाख लिमिट या दे कम आफ्टर द 12 लाख लिमिट? यश, इसको मतलब जो बारीकी से आप समझा सकते हो कि 12 लाख के बाद आपका, अगर उसके बाद इनकम आपकी 12 लाख से ज्यादा, 0 से 4 लाख के बीच अगर ज्यादा हो रही है, सपोज 15 लाख अगर किसी की इनकम होती है हम्म एनुअल बेसिस पे, तो तब वो स्लैब्स में आता है, या जीरो से ही इनकम से ही स्लैब से आ रहा है कि 12 तक आते आते वो किसी स्लैब में कैटेगरी में आ रहा होगा? ये क्या कैलकुलेशन का तरीका क्या हो सकता जैसे कैसे होता है कि जो इनकम का डिवीजन है वो डिवाइडेड ही रहता है, है? 0 से 4, 4 से 8, ठीक है। 8 से 12। ठीक है। मान लो कि किसी का इनकम 15 लाख हो रहा है, तो उनको हाँ, 0 से 4 लाख की इनकम तक कुछ टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है। 4 से 8 लाख के लिए शायद 5% है, 8 से 12 के लिए दस ठीक है। परसेंट है। तो हर 4 लाख के लिए मतलब मान लेते हैं, मोटा मोटा भी मान लेते हैं 10% भरना है। 4 लाख का 10% है 40 हजार। तो पहले ठीक है। मतलब 0 से 4 के लिए 0%, उसके बाद के बाकी के 4 लाख के लिए 40 हजार भरना है। हम्म। उसके उसके आगे वाले 4 लाख के लिए मान लेते हैं कि 20% है, मतलब 8 से 12 लाख के लिए। तो उनको हम्म। दूसरे 80 हजार भरना है, मतलब टोटल 1 लाख, टोटल हुआ 1,20,000 भरना है। और फिर ठीक है। 12 से 15 लाख, मतलब जो बाकी के 3 लाख है उसमें मान लेते हैं कि 30% है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम्म। तो उसके लिए जो भी 30% के हिसाब से अमाउंट आता है वो उसमें एडअप होगा। तो टोटल जो तीनों का फाइनल वैल्यू आएगा, तीनों को ऐड करके, वो उस बंदे का टैक्स पेएबल अमाउंट होगा। तो त्रिपुरेश, अब इसमें यार एक डाउट है, 1 मिनट यश, तो फिर 0 से 12 लाख तक का स्लैब कैसे फ्री हो गया? फ्री इन द सेंस इसलिए हुआ कि आपकी, देखो एक तो सबसे पहला ये है कि ये जो भी कैलकुलेशन होता है हम्म। ये बेसिक पे होता है। अच्छा। ठीक है। बेसिक पे में आपका तीन चीज़ें आती हैं। आपका जो मतलब अनऑफिशियल एक कैलकुलेशन यूज़ होता है, हम्म। इट इज़ 50% ऑफ योर अमाउंट। मतलब कि ठीक है। अगर आपका इन हैंड, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अगेन 50,000 है आपका इन हैंड, तो बेसिक पे आपका 25,000 होगा। दिस इज सेक्शन ए, ठीक जो है। एक सैलरी कंपोनेंट आता है एम्प्लॉयज़ का।
सेक्शन बी में आपका आता है HRA। आपका अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो उसका एक अमाउंट दिया जाता है लिविंग एक्सपेंस के नाम पे। और भी 3-4 चीज़ें आती हैं। वेरिएबल इंसेंटिव वाला पार्ट आता है सेक्शन सी में। ये टोटल क्यूमुलेटिव आपकी एक सैलरी बनती है। ठीक है। बेसिक पे 25,000 है अगर, तो उस पे होगा। अब जो यश ने बताया कि टैक्स स्लैब होगा, अब उसी टैक्स स्लैब को मद्देनजर रखते हुए अब मान लो 50,000 की इनकम है उसकी, तो 0 to 4 में उसको कुछ नहीं देना है। 4 to 10 में उसको देना है, मान लो 4 to 8 में उसको देना है 10%, तो वो हो गया 5,000 है। रुपये। उसके बाद क्योंकि अगर उसकी सैलरी हम 6 लाख लेके चल रहे हैं 50,000 की सैलरी पे, तो उसको आगे नहीं देना है। ठीक है। तो वो 5,000 है। अब वो उसमें क्या कर सकता है, HRA दिखा सकता है। एक मेट्रिक ले लेता हूँ, हाउस रेंट अलाउंस। भाई रेंट पे अगर रह रहा है, किसी बाहर शहर में रह रहा है, 5,000 मान लो उसका रेंट है या 6,000 मान लो उसका रेंट है, उसने दिखा दिया कि आई एम लिविंग ऑन रेंट। इनकम टैक्स फाइल करेगा तो वो HRA क्लेम करेगा, तो वो उसको नेट बैलेंस 0 हो जाएगा। ठीक है। पर मेरा क्वेश्चन वही आता है कि फिर जो ये क्लेम करा जा रहा है कि मिडिल क्लास के लिए बहुत ही हेल्दी बजट है, मिडिल क्लास को काफी रिलीफ इससे मिला होगा, तो वो 0 से 12 लाख तक का टैक्स फ्री स्लैब कैसे है? वो जो ये जो स्लैब है 0 से 4 लाख, अब अगर किसी की 15 लाख है तो ये 12 से प्लस में आता है ये स्लैब, या 0 से 4 उसका 0 से ही जब उसको सैलरी आ रही होगी? 15 लाख किसी का अगर मैं लेके चलता हूँ तो 0 से 12 तो फ्री हो गया, अब उसके आगे बचे 3 लाख, तो वो 0 से 4 के स्लैब में आ रहा है ऐसे, या 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, तो 12 लाख का टैक्स फ्री स्लैब बन कैसे रहा है? अरे ये बेसिकली क्या है कि जिसका 12 लाख से ऊपर है ना, मान ले, तो उनको टोटल वैल्यू पे टैक्स भरना है। बस उसमें से ऐसा है कि 0 से 4 लाख का जो अमाउंट है, हर एक 4 लाख के लिए मान लेते हैं कि अलग अलग परसेंटेज डिसाइड किया है। ठीक है। सो 0 से 4 लाख के लिए कुछ नहीं भरना है, बाकी का जैसे परसेंटेज वाइज डिस्कस किया वैसे भरना है। पर जिसका इनकम 12 लाख से अंदर है ना, उनको क्या होता है कि कुछ ना कुछ तरीके से रिबेट मिल जाता है, मतलब वापस मिल जाता है पैसा। अच्छा। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि 12 लाख की इनकम तक उनको कोई टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि डिडक्शन शायद 80,000 या 1 लाख के आजू बाजू है। तो मोटा मोटा उतना ही होता है जितना टैक्स होता है, तो इसीलिए पूरा पैसा आ जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इस पे कोई टैक्स नहीं भरना है। इन केस अगर देना भी होता है तो इट इज़ अ वेरी नॉमिनल फी जो एंड अप होती है एक अमाउंट आफ्टर यू फाइल द टैक्स। जो भी आप क्लेम्स वगैरह दिखाते हो और जो आपका इनकम टैक्स कटा होता है, मान ले यश ने बोला 80,000 रुपये का इनकम टैक्स आपका कटा है साल भर का। आपने क्लेम्स दिखा दिए, म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, आपने SIP काट रखी है, आपने रेंट दे रखा है, आपने लोन ले रखा है कोई, आप उसका EMI भर रहे हो, वो सब कुछ मिला के मान लो 70,000 होता है, तो 80 - 70 बचे 10,000, तो 10,000 ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर सारा खर्चा करके अगर आप 80 पे ही आ जाते हो, मान लो आपने 80,000 ही खर्च करे, तो आपका टैक्स 0 हो गया। ठीक है। तो उस सेंस में ये है कि इट इज़ अ गुड बजट फॉर मिडिल क्लास। ठीक है। जैसे जैसे हमारा बजट आता है, जैसे जैसे हम, ठीक सॉरी, है, मैं कंटिन्यू। एक यहाँ पे एक चीज़ और ऐड ऑन ये करना चाहूँगा कि मिडिल क्लास जो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है, इट इज़ नॉट जस्ट बेस्ड ऑन इनकम टैक्स। बजट में और भी चीज़ें आई हैं। मिडिल हाँ। क्लास ठीक है। एक अगर हम फैमिली यूनिट के तौर पे देखें तो देर इज़ अ लॉट ऑफ फोकस ऑन डेवलपिंग स्किल्स, न्यू एज स्किल्स, ठीक है। which ultimately boils down to a population that has a very large chunk of very good skilled employees. कैसे, मतलब प्लीज एक्सप्लेन। बेसिकली क्या है कि दिस इज़ अ नोन फैक्ट कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इट ओनली केटर्स टू डेवलपिंग नॉट स्किल्स बट टू गिव यू अ डिग्री। ठीक है। मैटर वहाँ पे ख़त्म होता है। नाउ हाँ। दे आर ओपनिंग अप बजट के जो नया बजट आया है उसमें दे हैव कॉल्ड आउट समथिंग कॉल्ड एज सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ठीक है। These center for excellence are to be supposed to be built to skill the population outside the core curriculum of education. यश कुछ कह रहा था भाई? ओके। हाँ, तो मैं ऐसे ही एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे काम किया हूँ पहले।
तो मैं डिटेल में बताता हूँ क्या है बेसिकली। तो इस बार के बजट में देखा होगा कि रिसर्च का फंडिंग बढ़ाया गया है। हम्म। हाँ। तो क्या होता है कि जो आईआईटीज है, एनआईटीज है, जैसे टॉप की प्राइवेट है इंस्टीट्यूट्स है, उन सबको पैसा मिलता है। तो वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फॉर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर बायोफार्मा, फॉर बायोटेक, फॉर कंप्यूटर साइंस, ऐसे ऐसे यूनिट डेवलप करते हैं। तो वहाँ क्या होता है, उनको 200 करोड़ 500 करोड़ ऐसा फंडिंग मिलता है रिसर्च करने के लिए। तो उसमें पीएचडी ठीक स्कॉलर्स है। को रिक्रूट करते हैं रिसर्च के लिए, और जो भी उसका आउटपुट आता है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली इसलिए वो बोलते हैं कि स्किल अप हो रहा है, तो उसका इंडस्ट्री स्केल पे भी ज्यादा फायदा होता है। और दूसरा एक इसका रीजन ये भी है कि बहुत सारे महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो हम्म। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाते हैं। जैसे डीआरडीओ है ना, वो भी स्टूडेंट्स को हम्म। रिक्रूट करता है इन सब के लिए। तो अच्छा। स्किल अप ऐसा होता है कि वो जो पैसा है रिसर्च का, वो कंबाइन हर एक अलग अलग डिवीजन में डिवाइड होता है। आधा जाता है रिसर्च के लिए और हम्म। दूसरा जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। तो अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो उसको फैसिलिटीज भी चाहिए, तो साथ साथ में दोनों बढ़ता है। तो उसमें एक साथ दो टारगेट किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और हम्म। साथ में लाइक नॉलेज गेन और इंक्रीमेंट इन द स्किल्स, ये सब। ठीक है। नेता जनता की आवाज तब नहीं सुनते जब जनता की जरूरत होती है, पर तब जरूर सुनते हैं जब नेताओं को अपने फायदे चुनाव लाने होते हैं। एंड दिस हैज बीन द पैटर्न। तो यश, क्या कोई ऐसी पैटर्न, कोई ऐसा ट्रिविया है बजट से रिलेटेड जो भाई तूने कुछ देखा हो या कुछ समझा हो? हाँ, मैंने एक पैटर्न नोटिस की थी जो इस बार ब्रेक की हाँ। गई है। तो अब ओके। तक अच्छा। अब तक देखोगे तो मतलब ये जो स्लैब में इंक्रीमेंट आता है, हम्म। पहले 7 लाख हम्म। था, अभी जो 12 लाख किया जो हाईलाइट हुआ, वो वैसे हम्म। 3-4 साल में एक बार आता था। 2007 में वो लिमिट था सिर्फ 1.5 लाख का। फिर गवर्नमेंट ओके। गवर्नमेंट धीरे धीरे मतलब जैसे महंगाई बढ़ती है, बाकी के सारे फैक्टर्स है, इकोनॉमी है, वो देख के बढ़ाता है वो। हम्म। हम्म। मार्जिन मतलब बढ़ता जाता है। तो अभी लास्ट रिफॉर्म आया था 2021 में। एवरेज टाइम होता है थ्री हम्म। टू फोर इयर्स का। पर इस बार दिल्ली हम्म। इलेक्शन थे, सबको पता था। तो उससे पहले एक मिडिल क्लास को टारगेट करने के लिए लाया, ऐसा सब बोल रहे हैं, जस्ट बिफोर दिल्ली इलेक्शन। तो इस बार सीधा ठीक है। 5 लाख बढ़ाया गया, जो इतना बड़ा मतलब मेरे ध्यान में इतना बड़ा नहीं आया कि एक साथ किया हो, या तो छोटे छोटे गैप में किया होता है। हम्म। तो ये एक चीज है। तो अब ये टाइम फ्रेम देखे ना, तो अब मान लेते हैं कि हम हम्म। एवरेज टाइम निकालते हैं कि हर 3 साल में ऐसे 7 का 12 होगा, 12 का मान लेते हैं 15 होगा, ऐसे। तो अगला हम्म। टाइम फ्रेम आ रहा है जो एग्जैक्टली बैठ रहा है लोकसभा इलेक्शन से पहले। ओके। ओके। सो एक बड़ा है, इंटरेस्टिंग। और अगर कोई इंट्रीम इंक्रीमेंट भी आता है तो वो जस्ट बिफोर यूपी इलेक्शन आ रहा है। उसके बाद गुजरात में भी इलेक्शन आएंगे। तो बहुत सारे स्टेट्स है जिसमें आएंगे। तो अगर मान लेते हैं कि अब मतलब अगली बार जो इंक्रीमेंट आएगा, मतलब इसमें स्लैब में चेंज आएगा, वो एक साथ हम्म। 5 लाख का रिलीफ ना मिले पर 2.5 लाख का मिले, तो वो दो हाफ में करेंगे तो भी दोनों इलेक्शन से पहले आने के चांसेस ज्यादा है। हम्म। मुझे लगता है हम इंडिपेंडेंस के बाद जो एक वेलफेयर इकोनॉमी से स्टार्ट हुए थे, हाँ। अभी तक हम उस फेज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं शायद। क्योंकि दिल्ली इलेक्शंस की, जैसे यश ने बात करी, दिल्ली इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये रहता है अक्सर कि हम्म। आपकी जितनी भी विक्ट्री हुई पिछले 10 सालों में, इट वाज ऑल बेस्ड ऑन फ्रीबीज। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ। उसी का एक ग्रैंडर लेवल ये है, ये पैटर्न। क्योंकि इनके पास ग्रैंडर पावर है, आपसे ऑब्वियसली ज्यादा ऑफ पावर है, कोर्स, दे ऑफ होल्ड कोर्स। हायर अथॉरिटी। मतलब सिटीजन्स को इतनी आदत है कि सिटीजन खुद, अगर हम ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल, पीपल ही उस वेलफेयर मेंटालिटी से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो देर इज नो चॉइस बट टू गिव देम व्हाट दे वांट। इस बजट से पहले सभी जानते हैं निर्मला जी को कितना बैकलैश फेस करना पड़ा है अभी तक, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। और ये बोला जा रहा है कि फाइनली शी हैज़ पुट सम सेंस इन द बजट, इस लेवल पे बोला जा रहा था हमको। हम्म।
उनका बैकग्राउंड उठा के देखिए इकोनॉमिक्स का, उनको सिखाया जा रहा है इकोनॉमी कैसे रन करनी है। एक और चीज है इस बजट में, हाँ। हम्म। ये मतलब दिल्ली पे तो एक स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। तो हम्म। अब हम देख सकते हैं हम्म। कि लार्ज स्केल पे तो पूरे इंडिया पे होगा। हम्म। ये एक तो वही था, नॉर्मली क्या होता है कि कोई इलेक्शन से पहले स्टेट गवर्नमेंट होता है, वो स्टेट के लिए रिलीफ देता है कोई ना कोई तरीके से। हम्म। अब दिल्ली इलेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब टारगेट भले ही पूरे इंडिया का हो, हर एक बंदे को 12 लाख का लिमिट मिला हो, पर इलेक्शन से जस्ट पहले करना मतलब प्योर टारगेट तो दिल्ली के पॉपुलेशन ही थी। तो इनफैक्ट अभी आई इवन सॉ सम एड्स जिसमें कोई नहीं, बोल ले, कंप्लीट कर ले। हम्म। वन नेशन वन इलेक्शन, यश, अभी हाँ, एक थ्योरी है। लेट्स जस्ट नॉट जंप टू आवर कंक्लूजन। ठीक है। ऑब्वियसली वी हैव टू रन आवर चैनल, और बट उससे पहले त्रिपुरेश कोई ऐड के बारे में क्या कह रहा था यार? मैं कह रहा था कि दिस वॉज समथिंग पार्ट ऑफ द बीजेपी कैंपेन एज वेल इन द दिल्ली इलेक्शंस। मैं मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था एंड आई सॉ कपल ऑफ होर्डिंग्स जहाँ पे ये लिखा था कि विकास, विकास जो एक कीवर्ड यूज करती आई है बीजेपी, हाँ। समवॉट इन द राइट सेंस ऑल्सो, बट जो भी उन्होंने स्पेसिफिकली, आई रिमेंबर नंबर्स दिए थे कि हम ये करेंगे इफ़ वी कम इन टू द पावर, ठीक है। एंड वो सब चीज़ें हमको देखने को मिली हैं। अपार्ट फ्रॉम वट एवर निर्मला जी हैज़ फेस्ड, माई पर्सनल प्रेफरेंस अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ तो दिस इज़ अ वेरी गुड बजट, बिकॉज नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स, एज आई टोल्ड, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, अटल टिंकरिंग लैब्स है, एमएसएमई पे इतना फोकस है। इनफैक्ट आई हैव वन क्वेश्चन ऑल्सो, हम्म। इन्होंने स्पेसिफिकली बिहार पे इतना फोकस क्यों करा है, आई डोंट नो, इस बजट में। इसके दो रीजन है। एक एग- तो इलेक्शन तो अच्छा। दिख ही रहा है, हाँ। दूसरा वो मखाना के बारे में, मखाना का फार्मिंग। तो जो मखाना का डिमांड है अभी वर्ल्ड वाइड ग्रो हुआ है, और बिहार सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो ओवरऑल उसका एक हम्म। टारगेट ये भी है कि बिहार की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट हो। पर दोनों दोनों ही दोनों नहीं के बट सेंटर में तो एक ही चीज है कि मतलब इलेक्शन को तो टारगेट किया ही जा रहा है। पहली पहली प्रायोरिटी देखो इलेक्शन है, प्लीज। हाँ, लेट्स जस्ट नॉट डिविएट, हमें थोड़ा ऑनेस्ट भी रहना है। पहली प्रायोरिटी तो इलेक्शन है। मखाना तो खैर नीतीश बबुआ बता ही देवी कि ना देवी। नहीं, बट जोक्स अपार्ट, हाँ। एग्रीकल इन्होंने जो 5 पिलर्स बनाए हैं इस बजट में, फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, हम्म। उसके गार में इन्होंने लाइन से 5-6 मतलब पॉलिसीज ही बोलूंगा बिहार फोकस निकाली हैं, ओके। विच बेग्स दिस क्वेश्चन, व्हाई बिहार? आई गेस दिस वाज समथिंग अलेक्जेंडर आल्सो आस्क्ड, बट एनीवेज गाइस, हमारा टाइम स्लॉट पूरा हो रहा है। ओके। सो बिफोर कंक्लूडिंग आई वुड लाइक कि आप लोग अपने अपने लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स इस क्वेश्चन पे दीजिए। जैसे जैसे बजट में टैक्स स्लैब फ्री करे जा रहे हैं, बढ़ाया जा रहा है ये रेंज को, हम्म। क्या बेसिकली हमें ये समझाया जा रहा है जो डिस्पैरिटीज हैं, जो डिफरेंस है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, क्या वो टैक्स स्लैब के इंक्रीज होने से, फ्रीबीज आने से बढ़ रहा है या घट रहा है? दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, योर फाइनल टेक, यश। सो पर्सनली बताऊँ तो 12 लाख का टैक्स स्लैब तो बढ़ा दिया है, पर उसके लिए इनकम भी तो हम्म। होनी चाहिए। अब जो बंदा 2 लाख ही कमा रहा है साल का, उससे क्या लेना देना है? तो यहाँ पर बात ना, मतलब जैसे उन लोगों ने बोला था सही भी था, मिडिल क्लास और अपर क्लास, उसके बीच में गैप है, वो कम होने का चांसेस है। क्योंकि मिडिल क्लास के ओके। हाथ में साल का 1-1.5 लाख एक्स्ट्रा बचेगा। हम्म। तो वो
यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। और दूसरा है कि जो हायर टैक्स मतलब स्लैब्स है उसमें भी परसेंटेज कम किया है या लिमिट बढ़ाया है। जैसे 30% टैक्स था, बिलो 20 था, उसे अबोव 25 कर दिया। तो उन लोगों को भी फायदा है। हम्म तो मतलब दोनों साइड है, अपर क्लास को भी थोड़ा बेनिफिट मिला है। तो ऐसा हम्म ऐसा है कि जो हम डिवाइड करते हैं अपर मिडिल क्लास हम्म और लोअर अपर क्लास, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो पास आ सकता है। हम्म पर जो एकदम टॉप पे बैठे हैं, मतलब मान लेते हैं अभी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है, उनको इनसे कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ेगा। उनको थर्टी नाम परसेंट की लेना भाई, कैटेगरी में ही थे, उसी में आएंगे। नाम मत लेना। हाँ। चैनल चलाना है, ठीक है। और जो बंदा है तीन ओके। 3 लाख कमा रहा है, उसे इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। वो हम्म तो शायद मुझे लग रहा है टैक्स उसका पैन कार्ड होगा कि नहीं वो भी डाउट है। पैन कार्ड होगा तो भी वो नील रिटर्न भी फाइल करता होगा कि नहीं वो भी नहीं पता है। 3 लाख है तो वो बंदा सोचेगा ना भाई 500 रुपये सीए को भी क्यों दे। भाई यश ने त्रिपुरेश। एक बात बड़ी सही कही, एंड विच इज समथिंग कि जो 3 लाख कमा रहा है उस बेचारे को फर्क नहीं पड़ता है। मुझे नहीं पड़ता, सही में नहीं पड़ता। नहीं, दिस इज द स्टेट ऑफ आवर सोसाइटी। ट्रू। जो आदमी खाने को मर रहा है उसको क्या फर्क पड़ रहा है भाई कि टैक्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। एंड आई पर्सनली कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेर आई क्वेश्चन द मशीनरी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सेम ओके गोज फॉर द एपेक्स लेवल ऑल्सो, उसको भी फर्क नहीं पड़ता भाई टैक्स से। बोथ हैव डिफरेंट रीजंस एंड वेरी ऑपोजिट रीजंस। ठीक है। एक बेचारा, मतलब काफ़ी डार्क बात होगी वैसे अगर मैं बोलूँ तो, एक बेचारा मरना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, और हम्म एक है जो सोने की थाली में खाना खा रहा है दिन के 4 टाइम। ठीक वो है। कंट्रास्ट कितने भी बजट्स आ जाएं, कितना भी तगड़ा इकोनॉमिस्ट रिफॉर्म्स आ जाए, वो कंट्रास्ट कभी ख़त्म नहीं हो सकता। क्योंकि जो एपेक्स लेवल ओके। का रिच है, दे डू नॉट केयर अबाउट टैक्सेशन, उनका गेम ही अलग है। तो वो जो एक डिवाइड है, वो मेरे हिसाब से मतलब ख़त्म होगा ही नहीं कभी। ओके, थैंक यू फॉर योर व्यूज यश एंड त्रिपुरेश। आई विल बी कंक्लूडिंग गाइज। यहाँ पे मैं इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ कि मैं इस टॉपिक पे दूँ। इन्होंने जितने कंक्लूजन पॉइंट्स दिए, अच्छी बात है। आप 3 लाख आई होप कमाते हैं आपको ये सर। वीडियो अच्छा लगा है। आप 3 लाख कमाते हैं सर। सर अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। जब हो जाएगा तब देखेंगे। चलिए गाइस, मखाना आई जस्ट खाएंगे टेक अ लीव। जब हो जाए। मखाना जो भी हो जाएगा। ठीक है। लेट मी हाँ कंक्लूड। हाँ, बोलो बोलो भाई बोलो। ओके गाइस, नाउ आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो। आपकी और भी कोई क्वेरीज हो या आप किसी टॉपिक पे ऐसी नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन चाहते हो जिसपे हम इन डिटेल जाके बात करें यहाँ पे, या फिर किसी टॉपिक पे हमसे कोई बात छूट गई हो, फील फ्री टू कॉमेंट। विल बी लुकिंग फॉर योर कॉमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वी वर द ट्रू अगर लायर्स। आप चाहते हैं हम लाइव स्ट्रीम पे आके मखाना खाएं तो हमारी पिछली वीडियोस भी जाके देख लीजिएगा। त्रिपुरेश जैसा कह रहे हो, ध्यान दीजिए। 1 लाख लाइफ पे मखाना खाएंगे मिलके। मैं 1000 पे खा लूंगा। मैं 1000 पे खा लूंगा, 1000 लाइक्स पे एक मखाना। 1000 लाइक से एक मखाना। नहीं मतलब एक कटोरी मखाना खा लेंगे। ठीक है। 1000 लाइफ पे नॉर्मल मखाना, नमक वाला। एक भुना लाख हुआ, पे मैं भुना मसाले हुआ वाला। भेज दूंगा यार। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर जा वॉचिंग। रहा हूँ मूंगफली खाने।